टॉपिक है स्केल इवेल्युएशन। चूंकि अब हम सभी समझ चुके हैं कि स्केलिंग क्या होती है, 4 टाइप्स ऑफ स्केल्स पढ़ चुके हैं हम। अब आते हैं स्केलिंग इवेल्युएशन पे। इसका मतलब है, ये 2 वर्ड्स का मतलब है। स्केलिंग से हम बहुत अच्छे से अब फेमिलियर हो चुके हैं कि स्केलिंग क्या होती है। इवेल्युएशन मतलब जो स्केलिंग हमने की है, कुछ पैरामीटर्स के बेस पे ये इवेलुएट करना कि वो किस हद तक, किस लिमिट तक सही है। जो स्केलिंग है वो हमने सही चूज की है या नहीं है, इसको साधारण भाषा में हम ये बोल सकते हैं। तो जब स्केल इवेल्युएशन की हम बात करते हैं तो उसमें 3 चीजें, वैसे तो 2 चीजें जो आप हर जगह सुनेंगे वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे एक तीसरा पॉइंट भी लिखा हुआ है। पहला है रिलायबिलिटी, सेकंड वैलिडिटी एंड थर्ड है जनरल एबिलिटी। रिलायबिलिटी, तो रिलायबिलिटी वर्ड का मतलब होता है कि जो डेटा, जिस स्केल से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो कितना रिलायबल है, कितना भरोसा करने लायक है। अब ये सवाल उठता है कि जब हम डेटा हमने ही बनाया है, रिसर्चर ने ही बनाया है, तो इसमें फिर ये बिलीव करने वाली और भरोसे वाली बात कहाँ से आ गई, है ना। यहाँ पे भरोसे का मतलब है कि जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो ऑब्जेक्टिव हमने बनाया है, रिसर्चर ने बनाया है, उसकी पूर्ति कहाँ तक हो रही है, उसके लिए हम कितना भरोसा कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो बिलीव है, जो रिलायबिलिटी है, उसका मतलब है कि जिस उद्देश्य के लिए आपने हाइपोथेसिस बनाए हैं और हाइपोथेसिस बनाने के बाद डेटा कलेक्शन, पूरा रिसर्च डिजाइन किया है, डेटा कलेक्शन मेथड डिसाइड की है, स्केलिंग, जिस स्केल पे डेटा कलेक्ट करना है वो डिसाइड किया है, तो उसके बाद ये पता होना चाहिए कि कितना रिलायबल है, साधारण भाषा में कितना सही बना है। तो इसके कुछ टाइप्स होते हैं जिसे हम चेक करते हैं। टेस्ट, रीटेस्ट, अल्टरनेटिव फॉर्म्स, इंटरनल कंसिस्टेंसी। तो आइए इसमें से हम फर्स्ट को देखते हैं कि मेजरमेंट एक्यूरेसी का क्या मतलब होता है। टेस्ट को समझने से पहले हम एक्यूरेसी को समझेंगे कि जो रिलायबिलिटी हम बोल रहे हैं बार बार, उसका क्या मतलब है। तो रिसर्च में रिलायबिलिटी को हम उसकी एक्यूरेसी से चेक करते हैं कि कितना सही है ना। भरोसे का मतलब क्या है, कितना सही है। जो रिजल्ट, रिस्पॉन्सेज रिसर्चर को रिसीव हो रहे हैं रिस्पोंडेंट से, वो कितने सही है, किस तुलना में, उद्देश्य की तुलना में। तो यहाँ पे देखिए एक वर्ड लिखा हुआ है, ट्रू स्कोर मॉडल। ये एक मॉडल है जो ट्रू स्कोर बताता है। किस चीज का स्कोर? स्कोर आपके एक्यूरेसी का, जो हमने स्केलिंग की है, जो रिलायबिलिटी है, उसका वो स्कोर बताता है ना। जैसे हम एग्जाम देते हैं तो रिजल्ट, परसेंटेज हमारे स्कोर बताते हैं कि हमने कैसा एग्जाम दिया, वैसे ही यहाँ पे ये एक्यूरेसी, जो ट्रू स्कोर मॉडल है, वो बताता है कि मेजरमेंट की एक्यूरेसी कैसी है। और मेजरमेंट किस चीज का? क्वेश्चनेयर का, या स्केड्यूलिंग का, इंटरव्यू क्वेश्चंस का, जो भी आपने स्केलिंग बनाई है और किस टाइप की स्केलिंग यूज कर रहे हैं, उसकी एक्यूरेसी का। तो ये इसका एक फॉर्मूला दिया हुआ है, x O इज इक्वल टू XT प्लस XS प्लस XR। यहाँ पे इसका फुल फॉर्म है। ये XO और XT का क्या मतलब है? द ऑब्जर्व्ड स्कोर और मेजरमेंट। x is equal to XO is equal to the observed score और मेजरमेंट। यदि हमारा रिसर्च इस प्रकार का है कि हम थ्रू ऑब्जर्वेशन ही चीजों को या डेटा को, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं, तो थ्रू ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट, यदि किसी डेटा शीट का, क्वेश्चनियर का हमने यूज किया है और उसकी वैल्यू को हम लिख रहे हैं, तो ये पूरा किसके बराबर होना चाहिए? ये 3 चीजों के। वो 3 चीजें क्या है? XT द ट्रू स्कोर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, XS सिस्टमैटिक एरर और XR रैंडम एरर। ये 3 चीजों को समझते हैं। स्कोर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कैरेक्टरिस्टिक्स या पर्टिकुलर्स, आइटम्स, ये सारे वर्ड हम यूज कर सकते हैं।
इसका मतलब है वो सारे बिंदु, वो सारे पॉइंट जो हमने क्वेश्चनेयर में मेंशन किए हैं, चाहे किसी भी 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल पे हो, चाहे वो 7 पॉइंट लिकर्ट स्केल पे हो, या ओपन एंडेड क्वेश्चन हो, क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो, जितने भी पर्टिकुलर्स पॉइंट्स क्वेश्चनेयर में हमने इंक्लूड किया है, उन सब का द ट्रू स्कोप, उसकी वैल्यू हमको पता होनी चाहिए कि वो एग्जैक्टली मेंशन है या नहीं है। दूसरा XS सिस्टमैटिक एरर, एक ऐसा एरर जो अनकंट्रोलेबल है। अनकंट्रोलेबल कैसे? यदि रिस्पोंडेंट का मूड नहीं है प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करने का, तो हम उसको फोर्स नहीं कर सकते हैं। तो ये सिस्टमैटिक एरर है। ऐसा होता है कि 100 रिस्पोंडेंट से हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो उसमें से कुछ रिस्पोंडेंट ऐसे होते हैं जिसको हम बोलते हैं बिना मन के, बिना पढ़े रेंडमली टिक टिक कर देना, है ना? ऐसे एरर होते हैं, तो दैट इज सिस्टमैटिक एरर। XR रैंडम एरर। रैंडम एरर का मतलब है कि अचानक से कोई एरर हो जाना। जैसे मान लीजिए आपने अपनी समझ के अनुसार इंग्लिश में क्वेश्चनेयर बनाया और रिस्पोंडेंट्स को दिया, लेकिन वो रिस्पोंडेंट की समझ में नहीं आया। उसकी जो इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग की कैपेसिटी थी वो आपकी अंडरस्टैंडिंग से कम थी, तो उसने अपनी समझ के अनुसार आंसर दे दिया। या फिर आपने बिलिंगुअल लैंग्वेज में दिया, इंग्लिश भी लिखा हिंदी भी लिखा, लेकिन उसको पढ़ना ही नहीं आता था। अब उसने क्या किया, अपने साथ वाले से पूछा कि इसका मतलब बताओ क्या लिखा हुआ है, फिर रिस्पॉन्स किया। तो हो सकता है कि जिसने उसको ट्रांसलेट किया हो या क्वेश्चंस को रीड करके बताया हो, उसका मतलब समझाया हो, उसने प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया होगा। तो दैट इज कॉल्ड रैंडम एरर। ऐसी एरर जो हो जाती है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है आपका मेजरमेंट एक्यूरेसी चेक करने का। अब जब मेजरमेंट एक्यूरेसी चेक हो जाती है, देन कम टू द रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी को हम समझ सकते हैं कि जो मेजर्स हैं वो कितने एरर फ्री हैं। एरर फ्री का मतलब क्या हुआ, कितने एक्यूरेट है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक्यूरेसी कितनी है। उसी को चेक करने के लिए कुछ मेथड्स हैं, जैसे टेस्ट, रीटेस्ट, रिलायबिलिटी। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, टेस्ट देन रीटेस्ट। एक बार तो टेस्ट किया, और यदि उसके बाद डेटा कलेक्ट किया, उसके रिस्पॉन्सेस को फिर से चेक किया। टेस्ट रीटेस्ट, तो ऐसा टेस्ट कहलाता है। ऐसा ये एक मेथड है जिसमें हम रिस्पॉन्सेस को कलेक्ट करते हैं। सपोज फाइनल रिसर्च के लिए 500 रिस्पोंडेंट्स सैंपल साइज डिसाइड किया, तो उसके 10% से 50% एक स्मॉल वैल्यू लेके, पहले स्मॉल वैल्यू लाइक 50 60, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। 10% इतने होने चाहिए आपकी पायलट स्टडी या रिलायबिलिटी के लिए रिस्पोंडेंट, जिससे वो जस्टिफाई हो जाए। आप एक बार क्रॉस चेक कर लें कि जो रिस्पॉन्स आ रहे हैं वो एक्यूरेट आ रहे हैं या नहीं। तो सपोज 50 रिस्पोंडेंट से सेम फाइनल क्वेश्चनेयर से क्वेश्चन डेटा कलेक्ट करवाया और उसको चेक करके देखा, जो रिप्लाई आ रहे हैं, जो रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, उसको एक रीड आउट करके देखा कि प्रॉपर रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं या नहीं। या क्वेश्चनेयर ऐसा तो नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा है, सेंटेंस प्रॉपरली फ्रेम हुए हैं या नहीं, या हर्ट करने वाले वर्ड्स तो इंक्लूड नहीं हो गए हैं। ये सारी चीजों को चेक करना। जो रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं उसमें ऐसा तो नहीं कि मैक्सिमम नहीं, डबल डुअल आंसर्स को टिक किया हुआ है। तो ये सारी चीजें जब आप क्वेश्चनेयर में चेक करते हैं, एंड देन आप ये पाते हैं कि जो क्वेश्चनेयर है वो एकदम सही बना है, सारे रिस्पॉन्सेस जो रिस्पोंडेंट्स के थ्रू मिले हैं वो एक्यूरेट हैं, देन उसको आप एज इट इज फॉर्मूला पुट करते हैं। और जब वो वैल्यू आ जाती है कि हाँ रिलायबिलिटी स्कोर हायर है, हायर साइड है, तो फाइनल क्वेश्चनेयर को आप उस क्वेश्चनेयर को ऐसे फाइनल क्वेश्चनेयर मान के अपने रिसर्च स्टडी से डेटा कलेक्ट करते हैं। लेकिन अब बात करते हैं एडवर्स सिचुएशन की, इसकी दूसरी सिचुएशन की, कि यदि आपने 50 रिस्पोंडेंट से उनके रिस्पॉन्सेस कलेक्ट किए, लेकिन अब वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, देन आप क्या करेंगे।
देन जहां आपको लग रहा है बीइंग अ रिसर्चर की फ्रीडम है, स्वतंत्रता होती है एक रिसर्चर के पास कि वो अपने क्वेश्चनेयर में, क्वेश्चन के प्रकार में, क्वेश्चन की लिखने के तरीके में, पूछने के तरीके में, सेंटेंस में किसी भी प्रकार के चेंजेस कर सकते हैं, आवश्यकता अनुसार किसी भी प्रकार के वो चेंजेस कर सकते हैं। चेंज करके फिर आपको एक्सपर्ट से एक ओपिनियन लेना है, जो भी आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं। ठीक, यदि हम मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात करें तो उसमें आप मार्केटर्स जो हैं उनसे पूछ सकते हैं, या दूसरे सब्जेक्ट की बात करें तो जो आपके एकेडमिशियंस हैं, है ना, आप उनसे पूछ सकते हैं जो उस विषय में एक खास उच्चतर नॉलेज रखते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। यदि उनके थ्रू भी आपको ये सलाह मिलती है कि जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, आपने 90 क्वेश्चंस रख दिए क्वेश्चनेयर में, तो डेफिनेटली वो रिस्पोंडेंट्स क्या हमारे सामने ही यदि 90 क्वेश्चंस आ जाए तो हम कहीं ना कहीं बोर फील करेंगे, है ना। कुछ क्वेश्चंस के आंसर तो प्रॉपरली रिप्लाई करेंगे, उसके बाद बोर फील करेंगे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रखना है, एक बार ये अपने एक्सपर्ट से डिस्कस करके फिर उसको फाइनल डेटा या फाइनल क्वेश्चनर की तरह यूज करेंगे, तब वो कहलाता है टेस्ट रीटेस्ट। अब बात करते हैं टेक्निकल पॉइंट। जब ये टेस्ट रीटेस्ट एप्लीकेबल होता है तो उसको टी टेस्ट से चेक करते हैं, और ये माना गया है कि 67% एक्यूरेसी यदि आ रही है तो उसको एक्सेप्ट किया जाता है। अब यहाँ एक्यूरेसी का क्या मतलब है, एक्यूरेसी पॉइंट्स में आती है, जैसे 0.9 ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे पॉइंट्स हैं। तो यदि ये एक्यूरेसी रिलायबिलिटी की 8 9 आ रही है, दैट मीन्स वो बहुत अच्छी रिलायबिलिटी है। और यदि 5 6 7 ये वेरी पॉइंट्स आ रहे हैं तो मिडिल रेंज है, एक्सेप्ट किया जा सकता है। बट बिलो 4 हो, 4.5 या बिलो 4 हो, दैट मीन्स रिलायबल डेटा नहीं है। रिलायबल नहीं है इसका मतलब जो रिस्पॉन्सेज आएंगे वो रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव्स नहीं आएंगे, प्रॉपर रिस्पॉन्सेज नहीं आएंगे। तो टेस्ट रीटेस्ट इसलिए कहा गया, पहले आप टेस्ट लगा के चेक करते हैं, देन कुछ सैंपल से उसको एप्लीकेबल करते हैं, क्वेश्चनेयर से रिस्पॉन्सेज कलेक्ट करते हैं, देन अगेन चेक करते हैं। तो इसलिए वो टेस्ट रीटेस्ट दिया गया है। उसके बाद आता है सेकेंड मेथड, अल्टरनेटिव फॉर्म्स रिलायबिलिटी। अल्टरनेटिव फॉर्म्स का मतलब है कि आप एट ए टाइम एक जैसे इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ स्केल, एक जैसे मतलब स्केलिंग सेम है, लिकर्ट स्केल है तो लिकर्ट स्केल की बात कर रहे हैं, राइट। तो सेम स्केलिंग के फॉर्म कंस्ट्रक्ट करते हैं, और इफ यू फाइंड कि हाँ यहाँ पे मुझे प्रॉपर रिस्पॉन्सेस नहीं मिला मिला या डेटा जो एरर आ रहा है, तो दूसरे जो आपने फॉर्म बनाया है उसको फिर यूज करते हैं, है ना, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो एट ए टाइम इक्विवेलेंट स्केल पे क्वेश्चनेयर रेडी करते हैं। ये एक उसकी सेकंड मेथड होगी। देन थर्ड है इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी। इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो वर्ड, पर्टिकुलर्स, आइटम्स, या जिनको हम सामान्य भाषा में बोले ऐसे फैक्टर्स जो आपके सब्जेक्ट उस टाइटल से रिलेटेड है, उसको आप एक बार चेक करेंगे कि वो कितने सही हैं। ऐसा तो नहीं कि कोई फैक्टर आपके पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड नहीं था और क्वेश्चनेयर में आपने उसको ले लिया है। तो जब इस प्रकार की इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी चेक की जाती है, देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है ना, इंटरनल मतलब क्वेश्चनेयर में यदि हमने सेक्शन 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3 ऐसे फैक्टर वाइज डिवाइड किए हैं, तो हर एक फैक्टर की कंसिस्टेंसी चेक करना कि जो उसके अंदर हमने एक एक फैक्टर में यदि 10 15 क्वेश्चंस लिए हैं तो वो उतने इम्पोर्टेंस रखते हैं, नहीं उनकी उतनी कंसिस्टेंसी, इम्पोर्टेंस या जरूरत है या नहीं है, उसको चेक करना होता है। इसको करते हैं स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी या स्प्लिट हाफ मेथड। यहाँ पे स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी लिखा है, बुक में यही स्प्लिट हाफ मेथड लिखा होगा। स्प्लिट हाफ का मतलब है स्प्लिट हाफ, दैट मीन्स दो हाफ।
divided into two halves and the resulting half score are correlated. मतलब आंख बंद करके जितना स्कोर आया है, सपोज 50 रिस्पोंडेंट से आपने कलेक्ट किया है डेटा, उसको दो डिवाइडेड पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, दो पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स नहीं है, 25-25 नहीं बोल रहे, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। वो 20-30 भी हो सकता है ना, 40-10 भी हो सकता है, बट कोशिश करते हैं कि अप्रॉक्स इक्वल हो, अप्रॉक्स इक्वल, बट देर इज नो रूल कि वो इक्वल ही होना चाहिए, अप्रॉक्स इक्वल, केवल दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, और उनके बीच का जो रिलेशन है, को रिलेशन है, जो हाँ रिलेशनशिप है, वो को रिलेटेड होनी चाहिए। तो दिस इज अनदर मेथड, ये कि यदि ये सारे रिस्पॉन्सेस में कोरिलेशन मिलता है, मतलब ये 40 के रिस्पॉन्सेस और ये 10 के रिस्पॉन्सेस, ये दोनों अप्रॉक्स सेम आते हैं, है ना, कि तो हम ये बोल सकते हैं कि क्वेश्चनर हमारा सही बना है, स्केलिंग सही की है हमने, क्वेश्चनर के साथ साथ स्केलिंग सही की है। ठीक, ये एक और मेथड है, ये बहुत ज्यादा यूज होती है क्योंकि ये वन ऑफ द इजिएस्ट मेथड है। देन आते हैं कोफिशिएंट अल्फा, इसको क्रॉनबेक अल्फा भी बोलते हैं, ये मेंशन है, कॉनब्रेक अल्फा, कॉनब्रेक, क्रॉनब्रेच, ये कॉनब्रेक अल्फा। जब हम एसपीएसएस में ये रिलायबिलिटी चेक करते हैं, तो वो कॉनब्रेक नाम से ही देता है। बुक में देखेंगे तो किसी किसी बुक में कोफिशिएंट अल्फा भी मिलेगा। इसका मतलब ये है कि हर एक क्वेश्चंस के, सपोज एक क्वेश्चनर में 42 क्वेश्चंस इंक्लूड है, तो क्वेश्चन वाइज हर एक की आपने रिलायबिलिटी चेक की है, और वो बिटवीन 0 to 1 आना चाहिए। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ 0.6 और लेस जनरली इंडिकेट अनसेटिस्फैक्ट्री इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी। ठीक है, जो चीज यहाँ बताई थी इंटरनल कंसिस्टेंसी में, सेम वही कि जो कोरिलेशन है, जो रिलायबिलिटी का पॉइंट है, वो +7 हो तो बहुत अच्छा है ना, +7 क्या 8-9 हो तो सबसे अच्छा है, 6-7 हो तो एक्सेप्टेबल है, इवन 5 भी कई बार एक्सेप्ट हो जाता है, बट बिलो 5 ये दिखाता है कि वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, रिस्पॉन्सेस प्रॉपर नहीं है। कम टू द वैलिडिटी, रिलायबिलिटी इतना ही था, रिलायबिलिटी ओवर। कम टू द वैलिडिटी, वैलिडिटी, वैलिडिटी का मतलब है कि जो ये रिस्पॉन्सेस हम कलेक्ट कर रहे हैं, जिन स्केल्स पे कलेक्ट कर रहे हैं, वो कितने टाइम तक वैलिड है, वैलिड मतलब एक्सेप्टेड है, कब तक हम यूज कर सकते हैं। अब ये एक क्वेश्चन हो सकता था, स्केलिंग तो 4 प्रकार की ही होती है, उन चारों में से ही हमने कोई ना कोई स्केल लिया होगा, तो फिर ऐसा क्यों है कि इसकी वैलिडिटी चेक करने की जरूरत है? वो इसलिए क्योंकि आज के टाइम में जब हमारी हर एक छोटी से छोटा बिहेवियर या छोटी से छोटी हरकत भी टेक्नो बेस्ड हो जा रही है, टेक्नोलॉजी पर आधारित है, उस समय पे, ऐसे समय पे ये कहना कि नहीं आज से 5 साल पुराना डेटा भी आज हम यूज कर सकते हैं, तो डेफिनेटली वो इररिलेवेंट होगा, है ना। तो बहुत ज्यादा जरूरत है वैलिडिटी चेक करने की, कि जो डेटा है, जो डेटा कलेक्ट किया है, वो कितने टाइम तक किन सिचुएशंस में वैलिड है। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि ऑब्जर्व्ड स्केल, जो ऑब्जर्व वैल्यू है वो, और उसके बेस पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स या पर्टिकुलर या आइटम्स हम ले रहे हैं वो इक्वल होना चाहिए। तो परफेक्ट वैलिडिटी का जो इक्वेशन है वो ये दिया हुआ है कि परफेक्ट वैलिडिटी रिक्वायर्स दैट देयर इज नो मेजरमेंट एरर। दैट मीन्स कि जो पैरामीटर एक्स ओ एक्स टी एक्स एस हमने लिया था, वो सभी इज इक्वल टू ये 0 होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन आपका कैरेक्टरिस्टिक्स के इक्वल होना चाहिए, और जो एरर है, सिस्टमैटिक एरर और क्या था ना, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर, ये दोनों ही इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये है किसी प्रकार की भी छोटी से छोटी एरर भी नहीं होनी चाहिए, है ना, छोटी से छोटी एरर भी नहीं होनी चाहिए, तो ही हम इसको परफेक्ट वैलिड मान सकते हैं।
अब इसका मतलब क्या था, इसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। पहले देखते हैं वैलिडिटी कितने प्रकार की होती है। तो वैलिडिटी दो प्रकार की होती है। कंटेंट वैलिडिटी, मतलब जो कंटेंट हमने लिया, जो मैटर, सब्जेक्ट, वर्ड्स, टॉपिक, जो उस क्वेश्चनर में लिया है, उसकी वैलिडिटी कितनी है। तो वो डिपेंड करता है, या जो स्केल हमने यूज किया है वो, ये दोनों डिपेंड करते हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स पे। यदि ये ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है, ट्रूली रिलेटेड है, थोड़ा जैसे आप किसी भी एक करंट टॉपिक को देखते हैं, पेट्रोल के प्राइस डे बाय डे बढ़ रहे हैं, है ना। तो सुनने में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है, या बैटरी वाली जो गाड़ियां हैं, वो मार्केट में अब कंपनीज लॉन्च करेंगी, टू व्हीलर हो चाहे फोर व्हीलर हो, राइट। अब टू व्हीलर की बात करें तो उसमें भी बहुत टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है बैटरी के व्हीकल, है ना। या इलेक्ट्रिक गाड़ियां क्यों, क्योंकि वो बैटरी रिचार्जेबल होती है, आप उसको इलेक्ट्रिसिटी से लाइक अ मोबाइल चार्ज कर सकते हैं और उसको रीयूज कर सकते हैं, बार बार रिचार्ज करके यूज कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट नया नहीं है, बट उसके आज के डेट में जो एक्सेप्टेंस है लोगों का, या जो जरूरत है, वो कहीं ना कहीं ज्यादा दिखाई दे रही है, राइट। तो सपोज मैंने ये टॉपिक लिया कि टू स्टडी द नीड ऑफ व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये एक टॉपिक लिया मैंने। अब इसके बाद जब क्वेश्चनर बना रही हूँ तो उसमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी, देखिए। सबसे पहला फैक्टर क्या है, बैटरी रिचार्ज। तो ऐसे मार्केट प्लेस में ऐसे जगह होनी चाहिए जहां पे पब्लिक प्लेस में क्या वो बैटरी को रिचार्ज पॉइंट अवेलेबल हो, जैसे रेलवे स्टेशन में मोबाइल के चार्जर पॉइंट्स अवेलेबल होते हैं, राइट। वैसे चार्जिंग पॉइंट्स अवेलेबल होना चाहिए, ये पहला फैक्टर हो गया। अब उसकी जो कॉस्ट है, सपोज यदि पेड चार्ज हो रहा है तो उसकी कॉस्ट अफोर्डेबल होनी चाहिए। तीसरा फैक्टर, जो वो गाड़ी है उसकी ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए, है ना। वो इतना हल्का फुल्का सा नहीं होना चाहिए कि 2-4 साल चला फिर टूट गया। ये 3 पॉइंट इस टॉपिक के अंदर लिए। अब मान लीजिए मैं इसमें एक चौथा पॉइंट लेती हूँ, चॉइस, कंज्यूमर की चॉइस है यानी उसको खरीदने की वो, तो वो भी इसमें आएगा। सपोज अब लेती हूँ उस पर्टिकुलर व्हीकल की कॉस्ट, कि कितने की वो गाड़ी आ रही है, वो भी इसका वैलिड पॉइंट है। लेकिन अब मैं लेती हूँ फैशन। तो ये सारे पॉइंट्स का यदि मैं कंपैरिजन करूं, तो आप ऑलरेडी रैंकिंग कर सकते हैं कि मोस्ट सूटेबल या मोस्ट रिलेटेड पॉइंट कौन सा है, फैक्टर कौन सा है। तो कहीं ना कहीं हमने सारे कंपैरिजन करें, उसकी कॉस्ट को, बैटरी पॉइंट्स को, बैटरी के चार्जिंग जो हम देंगे उसको, है ना, असेसिबिलिटी को, देन फैशन को। तो फैशन कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा इररिलेवेंट, इररिलेवेंट तो खैर नहीं है, क्यों, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि लुक जरूर देखते हैं हम गाड़ी का। पहले ड्रेसेस का लुक देखते थे, आजकल गाड़ी का लुक भी देखते हैं। तो लुक वाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। लेकिन इन सभी में यदि कंपैरिजन करें तो बाकी फैक्टर्स जो है वो बहुत असेंशियल, रिक्वायर्ड फैक्टर्स है, रदर देन फैशन। कि जो कलर है वो बहुत अच्छा, एकदम अट्रैक्टिव होना चाहिए, या जो लुक है वो बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए। ये पॉइंट उतना रिलेटेड कम इम्पोर्टेंट है, क्यों, क्योंकि सारे लोगों की कलर वाइज और सभी लोगों की लुक वाइज प्रेफरेंस अलग अलग होती है। लेकिन सभी क्या होते हैं, मोस्टली पीपल प्राइस कॉन्शियस होते हैं, है ना, कि इसकी इस गाड़ी की कॉस्ट कम होनी चाहिए। तो कंटेंट वैलिडिटी का मतलब है कि अब जब मैंने क्वेश्चनर बनाया और ये फैक्टर्स को सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 ऐसे डिवाइड किया, और उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड पूछे, है ना। तो ऐसा कोई कंटेंट नहीं होना चाहिए जो इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड ना हो, इसका मतलब ये था। क्राइटेरिया वैलिडिटी, क्राइटेरिया, ऐसा कोई क्राइटेरिया हमने ना लिया हो, या ऐसा कोई वेरिएबल्स हमने इसमें इंक्लूड ना कर लिया हो जो मीनिंगफुल नहीं है, या छोड़ तो नहीं दिया बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को क्वेश्चनेयर में लेने से। तो वेरिएबल्स को हम बोल सकते हैं, या ऐसे कोई रिलेशनशिप जो इस टॉपिक से रिलेटेड, आपके रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड है,
वो छूटना नहीं चाहिए। दैट इज कॉल्ड है क्राइटेरिया, जिसको हम रिलेटेड फैक्टर्स भी कह सकते हैं। उसके बाद आता है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। ये दो वैलिडिटी तो हमें चेक करनी ही है, कंटेंट एंड क्राइटेरिया। कुछ रिसर्चर उसके बाद भी और सारे वैलिडिटी के टाइप्स उन्होंने बताए हैं। उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ टाइप्स मेंशन है। सारी बुक्स में ये टाइप्स हो ये जरूरी नहीं है। तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का मतलब है जो मेजरमेंट स्केल लिया है वो प्रॉपर होना चाहिए, जो पैरामीटर्स उसमें लिए हैं वो प्रॉपर होना चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल, सपोज जेंडर मैंने लिया और जेंडर में केवल मेल फीमेल लिया, तो क्या आज के डेट में ये जस्टिफिएबल है? आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि केवल दो ही आप जेंडर ले रहे हैं? नहीं। डेफिनेटली जब जेंडर की बात करें तो उसमें और पैरामीटर्स ऐड होना चाहिए, लाइक मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर, है ना, ट्रांसजेंडर। उसके बाद एक और ऑप्शन है आपका, जब आप क्वेश्चनर बनाते हैं, कांट से। जरूरी नहीं है कि सभी अपने जेंडर को क्वेश्चनर में मेंशन करना चाहें। तो ये फ्रीडम रिस्पोंडेंट को आपको देनी चाहिए कि वो चाहे तो मेंशन करें और नहीं चाहे तो मेंशन ना करें। बकायदा आप रिसर्च जब एनालिसिस फाइंडिंग करेंगे तो उसमें लिखेंगे कि 100 में से 20 मेल थे, 30 फीमेल थी, 2 जो थे वो ट्रांसजेंडर थे, रिमेनिंग जो थे वो कांट से उन्होंने आंसर नहीं दिया, नहीं बताना जरूरी समझा, है ना। उनकी प्रायोरिटी क्या थी कि वो नहीं बताना चाहते हैं। तो ऐसा आप यदि लिखते हैं तो वो गलत नहीं है। इसी को बोला गया है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, कि जो भी एक पॉइंट, जो भी वर्ड, जो भी फैक्टर्स, एट्रीब्यूट्स आप ले रहे हैं वो प्रॉपर होना चाहिए। देन कन्वर्जेंट वैलिडिटी का मतलब है कि जितने भी वेरिएबल एट्रीब्यूट्स आपने लिए हैं वो पॉजिटिव वे में होना चाहिए, है ना, पॉजिटिवली कोरिलेटेड होना चाहिए। कोरिलेटेड मतलब यहाँ स्टैट की बात नहीं कर रही, इन जनरल जुड़ा हुआ होना चाहिए वो फैक्टर, और पॉजिटिव एटीट्यूड का होना चाहिए। क्यों? बीइंग अ रिसर्चर हमारा काम क्या है कि सोसाइटी को हमें कुछ अच्छा आउटपुट दे। तो इस वजह से सारे वो वेरिएबल्स इंक्लूड किए जाते हैं जो पॉजिटिव हो, स्पेशली सोशल स्टडीज में। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव एस्पेक्ट से आप नेगेटिव टॉपिक पे रिसर्च नहीं होती, बट वो टॉपिक है, नेगेटिव टॉपिक है, लेकिन नेगेटिव पॉइंट से, पॉइंट ऑफ व्यू से रिसर्च नहीं होता है। जो रिसर्च है वो हमेशा पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। तो जितनी भी एट्रीब्यूट्स हैं वो पॉजिटिवली मेंशन होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल, यदि आपको किसी से पूछना है कि आपकी फूड प्रेफरेंस क्या है, और हमने पूछा कि आप वीकली कितनी बार बाहर खाना खाने जाते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और यदि मैं कहूँ आप भी महीने में कितना आपको पसंद नहीं है बाहर जाना, है ना, कितनी बार आप अवॉइड करते हैं, तो ये एक नेगेटिव सेंस में हो गया। डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी का मतलब है कि जब हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तब, कंस्ट्रक्ट मतलब जब क्वेश्चनेयर बना रहे हैं तब, और जब हम उसको पूछ रहे हैं तब, दोनों की मीनिंग एक जैसी होनी चाहिए। दैट मीन्स कि जो सोचा है हमने उसी को एग्जैक्टली हम ऑन पेपर एक्सप्रेस कर पाए। कई बार होता है ना, जैसे अभी टॉपिक ड्राफ्ट कर रहे थे आप, तो कई बार हो ना, मैडम कहना यही चाह रहे थे बट कह नहीं पाए। तो ये जो डुअल सिचुएशन है वो डिस्क्रिमिनेंट, मतलब ये जो बदलाव है, ये जो विभिन्नताएं हैं, नहीं होनी चाहिए। देन नोमोलॉजिकल वैलिडिटी का मतलब है कि जब आप उसको थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मेजर करें तो आपको वो कॉन्सेप्ट अवेलेबल हो। ठीक है। नोमोलॉजिकल वैलिडिटी इज द एक्सटेंट टू विच द स्केल correlates in theoretically predict way predicted ways with measures of different but related construct। थ्योरेटिकली वो कंटेंट, वो टॉपिक अवेलेबल होना चाहिए, एक्सप्रेसिबल होना चाहिए, जिसको आप समझा सकते हैं। उस बेस पे प्रिडिक्शंस होना चाहिए। प्रिडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, बट वो वाली भविष्यवाणी नहीं, फ्यूचर के बारे में आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड
कुछ अपने व्यूज कह पाए, एज ए रिसर्चर अपने व्यूज रख पाए, सजेशंस दे पाए, ये प्रिडिक्शन कर पाए। तो जब कोई एक क्वेश्चनेयर, कोई एक कंटेंट की सारी खूबियों वाला होता है तो उसको परफेक्ट वैलिडिटी कहा जाता है। रिलेशनशिप बिटवीन रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी क्यों जरूरी है? जब हमने रिलायबिलिटी चेक कर ली तो वैलिडिटी भी चेक करें ना। रिलायबिलिटी मतलब वो बिल्कुल प्रॉपर रिस्पांस मिल रहे हैं तो वैलिड भी होना चाहिए। लेकिन ये एक दूसरे के पूरक नहीं है। पूरक मतलब रिलायबिलिटी चेक कर ली, इट डजंट मीन कि वैलिडिटी चेक करने की जरूरत नहीं है। रिलायबिलिटी चेक करना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, करना ही है। ठीक। और जब आपको ऐसा लगता है कि कहीं छोटा सा एक पॉइंट कि जो 0.6 आ रहा है या 0.7 रिलायबिलिटी आ रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि कौन सी ऐसी जगह, कौन सा ऐसा क्वेश्चन है, फैक्टर्स है जहाँ पे आपने प्रॉपरली क्वेश्चन फ्रेम नहीं किया है, तब जरूरत होती है उसके वैलिडिटी को चेक करने की। कि हमें तो लग रहा है कि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है रिसर्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन उसका स्कोर कम आ रहा है। उस केस में आपको वैलिडिटी चेक करनी होती है कि अच्छा ओके, चेक करते हैं कि इसकी वैलिडिटी कितनी है। यदि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिस्पॉन्सेज आए हमारे पास तो वैलिड रहेंगे या नहीं। तो चेक नॉर्मल केस में दोनों ही होता है, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। इन केस रिलायबिलिटी का स्कोर हाई है तो वैलिडिटी चेक नहीं भी किया तो कंसीडर किया जाता है।